करती है। यह मेरा डिक्लेरेशन है भारत के सभी नागरिकों के लिए। मैं आर.सी. धीमान, निवासी कानपुर, उत्तर प्रदेश, यह घोषणा करता हूं यह कि मैं भारत के संविधान में पूर्ण आस्था विश्वास रखता हूं। यह कि मेरा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा का समर्थन या विरोध करना नहीं है। यह कि मैं धर्म, मूल, वंश, वर्ण, जाति, लिंग, रंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव का समर्थन नहीं करता हूं। यह कि व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार और मानवाधिकार, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और गरिमा का प्रबल समर्थन करता हूं। यह कि विधिक अज्ञानता को दूर करने तथा विधिक अधिकार और विधिक कर्तव्यों का बोध कराने के उद्देश्य से निशुल्क बिना किसी आर्थिक लाभ के जनहित में विधिक ज्ञान प्रदान कर रहा हूं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक और पूर्व एमएलसी माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी और आज की इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे माननीय राजा राम आनंद जी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश आरबीएम, और संचालन कर रहे माननीय अशोक बौद्ध जी, प्रदेश महासचिव मध्य प्रदेश आरबीएम। जैसा कि हम लोग अनुच्छेद 170 जो आज प्रस्तावित है, जिसके संबंध में चर्चा की जानी है, उससे पूर्व हम एग्जीक्यूटिव के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। आवाज क्या क्लियर नहीं आ रही आप लोग को? हेलो, ठीक आ रही है? आ रही ठीक है? आ रही है सर। अब ठीक आ रही है? हाँ। ठीक है। तो ठीक आ रही है। आज हम लोग अनुच्छेद 170 पे चर्चा करेंगे, विधानसभा का गठन। विधानसभा के गठन के संबंध में विधानसभा के गठन के विषय में, लोकसभा के गठन के विषय में और नगर निगम के पार्षद के चुनाव और गांव के अंदर प्रधानों के चुनाव के संबंध में देश की जनता में बहुत ज्यादा अज्ञानता है। भारत के अंदर जो लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र है, लोकतंत्र का मतलब लोगों का तंत्र, उसकी जनता यह कहती है
अक्सर चुना जाता है कि भैया अभी तो वोट पड़े थे, अब ये फिर से काय के वोट पड़ रहे हैं। यानी कि जो भारतीय संविधान के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसकी जानकारी अभी जनता को नहीं है। ऐसी स्थिति में 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान भारत की जनता के द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया, तब भी भारत की जनता को संविधान की जानकारी नहीं थी, और आज भी भारत की जनता को संविधान की जानकारी नहीं है। कुछ लोगों को है जो थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं। तो उसी का एक हिस्सा है विधानसभा। एक प्रदेश होता है, उस प्रदेश के अंदर जो जनता होती है, उस जनता के लिए वहाँ की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और विधि बनाने के लिए एक विधानसभा का गठन करने का संविधान प्रस्ताव देता है। उस संबंध में हम लोग चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 170(1) के अंदर बताया गया है कि अनुच्छेद 333 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा में राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुनाव द्वारा चुने गए सदस्यों से 500 अधिक और कम से कम 60 सदस्य होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि भारत देश के अंदर जो राज्यों के अंदर विधानसभा होंगी, उन राज्यों की विधानसभाओं में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं और कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं। तो अधिकतम सदस्य 500 हो सकते हैं और कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य आबादी के दृष्टिकोण से, भौगोलिक दृष्टिकोण से तो मध्य प्रदेश है, परंतु आबादी के दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम विधानसभा सदस्य हैं। तो न्यूनतम की बात जब हम करें तो सिक्किम है, जहाँ की जनसंख्या कम होने के कारण वहां पर न्यूनतम संख्या है। तो अधिकतम संख्या उत्तर प्रदेश की कितनी हो सकती है? 500 अधिकतम, इससे ज्यादा नहीं। कितनी भी जनसंख्या हो जाए उत्तर प्रदेश की, परंतु जब तक आर्टिकल 170(1) में अमेंडमेंट नहीं होगा, तब तक यहाँ पे 500 सदस्य चुने जाएंगे। और वह प्रदेश जहां पर जनसंख्या सबसे कम है, 60 से कम नहीं हो सकता, ये आर्टिकल 170(1) बताता है। ये डिपेंड करता है उस प्रदेश की, ये जो संविधान है, संविधान के आर्टिकल 170(1) में यह बताया गया है कि जिस प्रदेश के अंदर जनसंख्या है, उस जनसंख्या की समस्याएं हैं, उन जनसंख्या की समस्याओं को दूर करने के लिए, जैसे कि सामाजिक समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, न्याय की समस्याएं, भौगोलिक समस्याएं, शिक्षा की समस्याएं, रोजगार की समस्याएं, कृषि की समस्याएं, इस तरीके से नाना प्रकार की जो समस्याएं हैं वह बहुत ज्यादा होती हैं। इसलिए उस प्रदेश की समस्याओं को विधानसभा के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए सदस्यों की संख्या भी उसी अनुपात में होनी चाहिए।
यानी एक विधायक के ऊपर इतना बर्डन नहीं रखा गया है कि आपको बहुत बड़े एरिया को देखना है और आपको यहाँ की सारी समस्याओं को रिप्रेजेंट करना है। तो इसलिए जैसी भागीदारी है उस प्रदेश की, उसके अनुसार जो है सीटों का जो है निर्धारण किया गया है। तो सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा प्रदेश सिक्किम है। मैक्सिमम संख्या यहाँ पे 500 हो सकती है और 60 जो है वहां की हो सकती है, ये बताया गया है। अब अनुच्छेद 170 2 के अंदर कहा गया है कि जो पार्ट 170(1) के प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसे आवंटित सीटों की संख्या के बीच का अनुपात जहां तक संभव हो समान हो। अनुपातिक दृष्टिकोण मैं बता ही चुका हूँ। पूरे राज्य में स्पष्टीकरण इस खंड में अव्यक्त की आबादी का मतलब पिछली जो जनगणना है उससे जो पता लगाया गया उसके प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं, बशर्ते कि इस स्पष्टीकरण में संदर्भ पिछली जनगणना के लिए प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं और ये जो 2000 में जनसंख्या के बाद जो सूची आई 1971 की जो जनगणना थी उसके संदर्भ में इसको लिया जाएगा। तो अनुच्छेद 170(2) को सिंपल भाषा में अगर समझे तो वह यह कहता है कि भागीदारी की बात करता है, जो अभी हमने आर्टिकल 1 के संदर्भ में बताया है। जिस प्रदेश में जनसंख्या की जो स्थिति होगी, जैसे कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर 403 सीटें हैं शायद, तो उन सीटों, मान लीजिए कि यहाँ की जनसंख्या बढ़ जाए, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बढ़ जाए तो संविधान इजाजत देता है कि आप 450 कर लो। और मान लो कि कोई ऐसी महामारी आ जाए, कभी ना आए, जिससे कि भारत की ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आधी हो जाए, हाँ, तब इस सीटें भी उसी अनुपात में कम हो जाएंगी। तो उसका आधार क्या है कि आखिर यहाँ की जनसंख्या है कितनी आखिर यहाँ की जनसंख्या है कितनी। तो जनसंख्या यानी लोगों की संख्या कितनी है, इसके लिए भारत सरकार के द्वारा जो जनगणना करी जाती है उस जनगणना को आधार बनाया जाता है। अब उत्तर प्रदेश में जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश के मानवों का कैलकुलेशन किया जाता है कि यहाँ पे कितने मानव रहते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से जब हम जनगणना को लें तो उत्तर प्रदेश के मानवों की जो सामाजिक स्थिति है उसमें कुछ मानव विकसित हैं, कुछ विकासशील हैं, कुछ पिछड़े हैं, कुछ बहुत पिछड़े हैं। भारत के संविधान के अनुसार जो है सभी लोगों को समान वितरण हो, आर्थिक संसाधनों का समान अधिकार प्राप्त हो, सभी को जीवन जीने का गरिमा के साथ अधिकार प्राप्त हो। उसके लिए जरूरी है कि पिछड़ी जाति के लोगों की जनगणना की जाए। जब तक भारत देश के अंदर पिछड़ी जाति के लोगों की जनगणना नहीं हो पाती है, तब तक पिछड़ी जाति के कितने लोग इस भारत देश के अंदर रह रहे हैं ये बता पाना मुश्किल है। और जब उनका आंकड़ा नहीं होगा कि वह कितनी पिछड़ी जाति के लोग रह रहे हैं, तो फिर उनके लिए पिछड़ी जाति के लिए मान लो कि इन फ्यूचर राजनीतिक आरक्षण देना। अभी तो मान लो कि पिछड़ी जाति के लोग भी भारत देश के अंदर राजनीतिक आरक्षण के लिए आंदोलन चलाएंगे। जिस तरीके से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राजनीतिक आरक्षण है, राजनीतिक सीटें रिजर्व हैं, उसी तरीके से पिछड़ी जाति के लोगों को भी राजनीतिक सीटें प्रदान किए जाएं, उन्हें भी रिजर्वेशन दिया जाए।
राजनीतिक आरक्षण दिया जाए। ऐसा मान लो इन फ्यूचर भविष्य में पिछड़ी जाति के नेता लोग आंदोलन चलाते हैं भारत देश के अंदर, जैसे मंडल आंदोलन चला और उसमें उनको नौकरियां प्राप्त हुई तब समस्या क्या आएगी? तब आंदोलन के सामने समस्या ये आएगी कि पिछड़ी जाति के लोग कितने हैं और उन्हें राजनीतिक आरक्षण कहाँ और कितना दिया जाए। तो जब उनकी कोई जनगणना ही नहीं होगी तो उनकी कितनी सीटें निर्धारित कर दी जाए, इस तरीके से उनका वह आंदोलन विफल हो जाएगा और उस स्थिति में फिर उन्हें राजनीतिक आरक्षण दिया जाना संभव नहीं होगा। तो ये जो जनगणना का मामला है, ये पिछड़ी जाति की जनगणना का मामला यहाँ पर मैं महसूस कर रहा था कि उसको डिस्कस किया जाए, क्योंकि सामाजिक न्याय उन्हें कैसे प्राप्त होगा, पिछड़ी जाति के लोगों को, और जो है अनुसूचित जाति के और अनुसूचित जनजाति के लोगों की जो गणना है, उस आधार पर जो है उनको प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। और जो नई जनगणना होती है या होनी है, अभी रुकी हुई है भारत सरकार के द्वारा, जो है जो जनगणना होनी चाहिए नहीं हुई है, उसमें जो अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व आता है, कैलकुलेशन आती है कि इतने अनुसूचित जाति के लोग उत्तर प्रदेश में हैं, इतने अनुसूचित जनजाति के लोग मध्य प्रदेश में हैं, तो उसी गणना के आधार पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित